गुड मॉर्निंग बच्चों, होम साइंस स्टडी के चैनल पर आपकी मैं अनीता भारती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, मेरा वीडियो पूरा देखें और पूरा देखने के बाद ही समझ में आएगा कि शब्दों का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं अगर वो आपकी समझ में आ गए तो समझिए पूरा प्रश्न आपकी समझ में आ गया और इसका आंसर आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना। तो पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था बच्चों, कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है ना। आज हमारा टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना, और फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू का क्या योगदान था। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर प्रभाव। तो फ्रांसीसी क्रांति के फ्रांस पर जो प्रभाव पड़े थे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़े थे, जो कि हम इन तथ्यों के द्वारा पॉइंट्स के माध्यम से हम इनको अच्छे से समझ सकते हैं। तो जिसमें पहला पॉइंट है, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई तथा राजशाही का अंत हो गया। तो यहाँ पर फ्रांस में गणतंत्र यानी कि गणतंत्र का अर्थ होता है जनता के लिए जनता द्वारा शासन। बच्चों, मैं इसको दोबारा से दोहराती हूँ। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता के लिए जनता द्वारा शासन, है ना। तो फ्रांस में गणतंत्र यानी कि जनतंत्र की स्थापना हुई तथा यानी और राजशाही का अंत हो गया, यानी कि तानाशाही जो निरंकुशशाही जो थी उसका अंत हो गया। ठीक है। अगला जो बिंदु है हमारा, जो प्रभाव है हमारा, वो ये पड़ा था कि लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हुई, है ना। यहाँ पर लोकतांत्रिक यानी कि लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? लोगों का शासन, यानी लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो गई, है ना। अगला जो प्रभाव जो था वो ये था, फ्रांसीसी क्रांति ने जनता की मांगों का समर्थन किया, यानी कि जो फ्रांसीसी से जो क्रांतिकारी जो थे उन्होंने जो जनता की जो डिमांड थी, जो मांगें थीं, जो जनता चाहती थी, उनकी चाहतों को, उनकी मांगों का समर्थन किया। किसने किया? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किया, है ना। उनको जनता को बल दिया, ठीक है, उनकी मांगों के लिए। ठीक। अगला जो प्रभाव पड़ा था वो ये था बच्चों, दैवीय अधिकार के विचार, सामंती विशेषाधिकारों, दासत्व तथा नियंत्रण की समाप्ति। यानी कि दैवीय अधिकारों के विचारों की समाप्ति हो चुकी थी, यानी खत्म हो चुके थे, है ना, इनको खत्म कर दिया गया था। उसके बाद जो सामंती विशेषाधिकार जो थे, यानी कि अभिजात वर्गों को, यानी कि उच्च वर्गों को जो विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिनकी वजह से वो विलासितापूर्ण अपना जीवन जीते थे, उनके अधिकारों को, यानी कि उनके विशेष जो अधिकार प्राप्त थे, उनके अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया था। और दासत्व यानी कि दासतापूर्ण जो जिंदगी जीते थे लोग, उनकी दासता भरी जिंदगी जो थी उनकी दासता को समाप्त किया था। और नियंत्रण या निरंकुशशाही जो नियंत्रण था उसको समाप्त किया गया था, है ना। अच्छा, अब अगला पॉइंट, अगला जो प्रभाव है वो ये था, सामाजिक उत्थान के लिए योग्यता को आधार बनाया गया। यानी कि सामाजिक उत्थान यानी कि समाज को उन्नत बनाने के लिए, यानी कि उच्च बनाने के लिए, उसका उच्च स्तर बढ़ाने के लिए शिक्षा को स्तंभ बनाया गया। यानी कि शैक्षिक जो योग्यता जो थी उसको आधार बनाया, है ना। तब जब शिक्षित लोग होंगे तभी तो समाज उन्नत बनेगा, तभी तो समाज का एक अच्छे उसमें समाज के रूप में जन्म होगा, यानी उत्थान होगा, है ना। अगला जो प्रभाव था वो ये था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना का विकास हुआ। यानी कि स्वतंत्रता यानी सभी को स्वतंत्रता का अधिकार मिला, समानता सभी को समानता का अधिकार मिला, और बंधुत्व की भावना का विकास हुआ, यानी कि भाईचारे की भावना का विकास हुआ। अच्छा, अगला जो पॉइंट है, यानी अगला जो प्रभाव पड़ा था वो ये था बच्चों, पुरुष एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख देन है। यानी कि नागरिक जो अधिकार पुरुषों को जो मिले थे, नागरिक होने का जो अधिकार मिला था, ये भी
फ्रांसीसी क्रांतियों की ही प्रमुख देन है। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट टॉपिक आता है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू का क्या योगदान था, है ना। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू का योगदान। तो मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में राजा के दैवी अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया था, यानी कि उसका विरोध किया था, है ना। और फ्रांसीसी क्रांति विरोध ऐसे ही नहीं किया, डायरेक्ट विरोध नहीं किया, नहीं तो फिर तो ये सब मतलब इसके विचारों में और उनके विचारों में क्या होता, मतलब विद्रोह हो जाता, है ना। उन्होंने लिखित रूप में इसका खंडन किया और आलोचना की, है ना। फ्रांसीसी राजनीतिक संस्थाओं की आलोचना ही नहीं बल्कि विकल्प भी प्रस्तुत किए, यानी आलोचना तो की ही लेकिन उसके साथ उसका समाधान भी प्रस्तुत किया था, है ना। उन्होंने लिखा था कि फ्रांसीसी सरकार निरंकुश सरकार है क्योंकि फ्रांस में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका संबंधी जितनी तीनों ही शक्तियां हैं वो एक ही व्यक्ति के हाथों में हैं, यानी कि राजा के हाथों में है ना। इसलिए फ्रांस की जनता को स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं है, यानी फ्रांस की जनता स्वतंत्र नहीं है। इसी संदर्भ में उन्होंने शक्ति के पृथक्करण का भी सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार शासन के 3 प्रमुख अंगों जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को अलग अलग हाथों में रखने की सलाह दी, यानी अलग अलग विभाग बनाने की सलाह दी। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि मॉन्टेस्क्यू ने न तो क्रांति की बात कही, है ना, और ना ही राजतंत्र को समाप्त करने की बात कही उसने। ठीक है, उसने तो सिर्फ निरंकुश राजतंत्र के दोषों को उजागर किया था और संवैधानिक राजतंत्र की बात कही थी। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक, फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर प्रभाव, है ना, जो सकारात्मक जो प्रभाव पड़े थे फ्रांस में, फ्रांस की जनता पर, है ना, और फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू का क्या योगदान था। तो बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।